Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस वीडियो का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशल रिफॉर्म्स। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पुलिस, आर्मी, कमर्शियल एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स। बट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और एक और चीज़, अगर आपको इसका वीडियो का स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे बात कर ली है, जिसमें हमने बात करा था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इन्होंने चेंजेस किए थे। उसके अलावा हमने किया था कि यूरोपनाइज कर दिया था सारे सिस्टम को। कोशिश यही थी कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में ये ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियंस को जो है रिक्रूट करें। और तीसरा इन्होंने क्या किया था, सप्रेशन ऑफ करप्शन एंड प्राइवेट ट्रेड। कोशिश यही करी कि जो प्राइवेट ट्रेड है, जो कंपनी के सर्वेंट्स कर रहे हैं, उसको बंद कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है करप्शन को बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जुडिशल रिफॉर्म्स भी इन्होंने की थी, जिसमें आप देखेंगे नेटवर्क ऑफ कोर्ट स्टैब्लिश किए थे, छोटे से लेके ऊपर तक की अदालत के। तो आज हम फोकस करेंगे पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेगुलर पुलिस फोर्स। तो देखिए, उन्होंने पुलिस और आर्मी की फील्ड में भी चेंजेस किया। उनसे पहले जो सिस्टम था वो ऐसा था कि जो जमींदार होते थे वो अपने एरिया में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे, सस्पेक्ट को अरेस्ट करते थे, ठीक है, एंड जो भी है पनिश करते थे। तो जमींदार के पास पावर थी, जुडिशरी पावर भी थी, और इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या किया कि ज़मींदार से ये जो पावर थी उनसे ले ली, और उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स को जो है थानाज में डिवाइड कर दिया, या थानाज के अलावा हम उसको पुलिस जुरिस्डिक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ईच थाना वाज प्लेस्ड अंडर अ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको बोला जाता था दरोगा। तो क्या किया, जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट को जो है इन्होंने थाने में डिवाइड किया, और हर एक थाने में आपको देखने को मिलेगा दरोगा। उसके अलावा उस दरोगा के साथ होते थे उसके सबॉर्डिनेट कांस्टेबल्स। सो ये एक चेंज किया उन्होंने। दूसरा है इंसेंटिव्स फॉर द पुलिस। अब उन्होंने क्या किया, जिससे कि पुलिस फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, और उन्होंने क्या किया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स वर अलाउड टू अ 10% कमीशन ऑन द रिकवर्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये कोशिश करी गई कि जो भी प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा रहा है, या रॉबरी या डिकॉइट हो रही है, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स को मिल जाए, जिससे क्या हो, एफिशिएंट सिस्टम हो, वो और अच्छे से काम करे, वो ऑनेस्ट रहे। तो 10% कमीशन कब मिलेगी, अगर एक प्रॉपर्टी रिकवर होगी। इसके अलावा कुछ अमाउंट फिक्स किया गया, जो कि अगर वो रॉबर्स को या डिकॉइट्स को पकड़ रहे हैं तो उसके लिए आप कह सकते हो कि इनाम के तौर पर उनको वो पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, इम्पोज्ड अ नॉमिनल टैक्स ऑन द शॉप्स इन बिग सिटीज। इन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर क्योंकि ज़्यादा था, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ टैक्सेस लगाए, कुछ मतलब थोड़े ज़्यादा नहीं, नॉमिनल टैक्सेस लगाए। किसके ऊपर, जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें थी शहरों में, उनके ऊपर टैक्सेस इन्होंने इम्पोज किए। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, एनरोल्ड मोर इंग्लिश सोल्जर्स इन द आर्मी, ठीक है। इन्होंने एक और चीज़ करी कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वैसे भी ये जो पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ठीक है, उस पूरे सिस्टम को यूरोपनाइज करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने मेक श्योर किया कि जो आर्मी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सोल्जर्स की तादाद हो वो कौन हो, इंग्लिश हो, ठीक है, ना कि नेटिव, ठीक है। तो ये था पुलिस और आर्मी रिफॉर्म्स। नेक्स्ट हम इनके बात करेंगे कमर्शियल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया था, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड जो है, इट हैज़ बीन सेटअप इन 1774 सीई, जो कि क्या देखती थी, जितने भी परचेजेस है कंपनी के उसको देखती थी बोर्ड ऑफ ट्रेड। 1778 सीई में क्या हुआ, जो ये बोर्ड थी, इट स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू द इंग्लिश रेसिडेंट्स। तो इन्होंने कोशिश करी कि ये जो बोर्ड ऑफ स्टेट थे, इन्होंने इंग्लिश रेसिडेंट्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया, ठीक है, एट वेरियस प्लेसेस टू मेक परचेजेस ऑन इट्स बिहाफ। तो कंपनी के बिहाफ पे जो ये इंग्लिश रेसिडेंट्स थे वो जो है परचेज करेंगे अलग अलग जगहों पे। बट ये जो सिस्टम है ये काफ़ी डिफेक्टिव प्रूव होता है। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश रेसिडेंट्स थे, दे फोर्स द जमींदार्स एंड द इंडियन मर्चेंट्स टू सेल देयर मर्चेंडाइज एट द लोवेस्ट प्राइस। तो उन्होंने कोशिश करी कि जमींदारों से और जो इंडियन मर्चेंट्स हैं उनसे कम दामों पे, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गुड्स हैं वो खरीदे। और इसके साथ साथ उन्होंने कंपनी के साथ भी चीटिंग करी
ठीक है। क्यों, कैसे करी? क्योंकि वो क्या करते थे, जो इन्फीरियर गुड्स है वो सप्लाई करते थे कंपनी को, और इसके और क्या करते थे, जो अच्छी क्वालिटी का स्टफ है वो अपने लिए रख लेते थे। तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई कंपनी को, एंड इस करप्शन को हटाने के लिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए। उसमें से सबसे पहले इन्होंने क्या किया, द मेथड्स ऑफ प्रोक्योरिंग सप्लाईज थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स वाज गिवन अप। मतलब जो ये इंग्लिश रेसिडेंट्स को जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिया जाता था वो सिस्टम अब खत्म कर दिया गया, और उसके बदले में जो द मेथड ऑफ प्रोकरिंग सप्लाईज थ्रू कमर्शियल रेसिडेंट्स एंड एजेंट्स वाज स्टार्टेड। मतलब अब कंपनी के ही एजेंट होंगे जो ये काम करेंगे, एंड जो कमर्शियल रेसिडेंट्स थे दे मेड एडवांसेस टू द आर्टिसंस एंड सेटल प्राइस विद देम। अब ये जो कमर्शियल एजेंट्स या जो कंपनी के एजेंट्स होते थे, वो क्या करते थे, वो डायरेक्टली आर्टिसंस के पास जाते थे और उनके साथ जो है प्राइस को सेटल करते थे। जिससे क्या हुआ, जो कंपनी है दे स्टार्टेड गेटिंग सप्लाइज एट चीपर रेट्स, तो उनको अब सस्ते दामों पे चीज़ें मिलने लग गई। दूसरा इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस अबॉलिश द मोनोपोली ऑफ ट्रेड अर्लियर गिवन टू सम एजेंट्स एंड एम्प्लॉयज। कि जो मोनोपोली ऑफ ट्रेड तक कुछ ही लोगों तक था, ठीक है, एजेंट्स पे या एम्प्लॉयज पे, वो चीज़ अब खत्म कर दी कि कुछ लोगों के पास मोनोपोली होगी, वो चीज़ उनको मंजूर नहीं था। और ट्रेड को बेटर करने के लिए उन्होंने मेक श्योर किया कि ये मोनोपोली खत्म हो जाए। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ही रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड। जो पहले बोर्ड ऑफ ट्रेड में कितने मेंबर्स होते थे, 11, उसको रिड्यूस करके अब 5 मेंबर्स कर दिया गया। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, ही रिड्यूस द नंबर ऑफ दीवानी डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 36 टू 23। तो दीवानी डिस्ट्रिक्ट्स को कम करके, पहले 36 थे, अब कर दिया 23, विच ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ कलेक्टर्स। तो जिससे क्या हुआ, जब दीवानी डिस्ट्रिक्ट कम हुए तो जो कलेक्टर्स के नंबर है वो भी कम हो गए। जिससे क्या हुआ कि अगर कम कलेक्टर्स हैं तो उनको सैलरी कम देनी पड़ेगी, और इससे क्या हुआ कि जो बाकी के कलेक्टर्स हैं उनकी सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ गई। नेक्स्ट क्या हुआ, he also imposed a nominal tax on every big shops in big cities। ये हमने पुलिस एंड आर्मी रिफॉर्म्स में भी किया कि उन्होंने जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए कुछ टैक्सेस लगाए शॉप्स पे, जो कि शहरों में थी, बड़ी बड़ी मतलब जो भी दुकानें थी शहरों पे, उन पे टैक्सेस लगाना शुरू किया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने कमर्शियल डिपार्टमेंट में वो कुछ चेंजेस लेके आए, जिससे कि डिपार्टमेंट बेटर हुआ। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आप देखेंगे कॉर्नवालिस के टाइम पे हुई है, वो है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है आप देखेंगे, परमानेंट रेवेन्यू रिलेटेड ही रिफॉर्म्स हैं, जिसमें आप कई बार महलवाड़ी या रियायतवाड़ी सिस्टम भी आपने नाम सुना होगा। तो परमानेंट सेटलमेंट उससे अलग है, वो हम देखते हैं, उसके मेन मेरिट्स डिमेरिट्स सारी चीज़ें फीचर्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले एक बार बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स पहले कैसे थे, क्या उनमें प्रॉब्लम्स थी, और फिर परमानेंट सेटलमेंट में क्या चेंजेस हुई। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट, जो ये वाला आप पॉइंट है, पहले हम इसको समझते हैं। तो देखेंगे आप पहले कि जो जमींदार होते थे उनको काफ़ी सारे राइट दिए हुए थे। जैसे हमने पढ़ा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, जस्टिस इम्पार्ट करने का भी उनका पास काम था, वो रेवेन्यू कलेक्टर भी थे। ठीक है, सो और वो क्या करते थे जमींदार, दे केप्ट देयर ओन कमीशन एंड पेड द बैलेंस। अब देखो, सरकार ने जब बोला है कि उनको इतना रेवेन्यू चाहिए, तो जमींदार क्या करते थे, और नेचुरली वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और कुछ पोर्शन जो भी गवर्नमेंट ने डिमांड कर दिया वो दे देते थे उनको, और बाकी का हिस्सा जो है अपनी जेब से में भर लेते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या था, जमींदार बहुत ही पावरफुल होते जा रहे थे। अब क्या हुआ, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऊपर से मेंटेन भी करना है पीस एंड ऑर्डर, वो सारी पावर्स उनके हाथ में हैं। और ऊपर से जो जमींदार थे, उनका जो जमींदारशिप थी वो बिकेम हेरिडिटरी। ठीक है, तो वो सारा पैसा अब उनके पास है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस वॉरेन हेस्टिंग्स लेकर आए हैं। जैसे उन्होंने 5 ईयर्स में जो है देना शुरू कर दिया था, जो सबसे ज़्यादा बिड करता था उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया करते थे, फिर उसको चेंज करके 1 ईयर का किया। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे, 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जमींदार वाज नॉट श्योर दैट ही वुड गेट द जमींदारी नेक्स्ट ईयर, सो ही टुक लिटिल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। क्योंकि 1 साल के लिए उसको ज़मीन मिल रही है, तो जमींदार को ये श्योरिटी नहीं है कि अगली साल भी उसको वो ज़मीन मिलेगी या नहीं। तो जिसकी वजह से क्या है, वो कोई मेहनत नहीं करता है कि क्वालिटी ऑफ लैंड बढ़ाया जाए, जिससे कि कल्टिवेशन बढ़े। तो उस फील्ड में उसने कोई
काम नहीं किया, जिससे क्या हो रहा था, जो लैंड, दिस ओनली मेड द लैंड अनप्रोडक्टिव बट ऑल्सो हैम्पर ट्रेड। तो लैंड तो अनप्रोडक्टिव हो ही रही है, इसके अलावा ट्रेड को भी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम थी, इट रिजल्टेड इन हरासमेंट ऑफ पेजेंट्री एंड नियर स्टार्वेशन ऑफ द कॉमन मासेस। अब क्योंकि वो जो एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रहा था पेजेंट्स का, उनसे बहुत ज़्यादा कर जो है वो लिया जा रहा था, जिसके वजह से जो है पेजेंट्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आप देखेंगे वो लोग जो कल्टिवेटर्स थे, देवर इन पॉवर्टी, वो गरीबी में और धंसते चले जा रहे थे। जहाँ पे आप देखेंगे जो मनी लेंडर्स है, उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। और ऊपर से ये मनी लेंडर्स जो हैं, ये बेचारे जो अनपढ़ पेजेंट होते थे, उनको बेवकूफ़ भी बना देते थे, तो उनसे जो है काफ़ी पैसा ऐंठ लेते थे। ये चक्कर था। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या डिफेक्ट था, जमींदार मेड सच हाई बिड्स दैट दे कुड नॉट मेक अप द अमाउंट बाय रेवेन्यू कलेक्शन। क्योंकि जब बिडिंग होती थी तो जमींदार बहुत ज़्यादा बिडिंग कर देते थे इन ऑर्डर टू टेक द कॉन्ट्रैक्ट, बट वो जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। और जिसकी वजह से क्या होता था, दे वर ऑल्सो अफ्रेड दैट इफ दे इम्प्रूव द लैंड द गवर्नमेंट ड्यूज वुड ऑल्सो बी प्रोपोर्शनेटली इनरेस्ड। अब एक और चीज़ थी, उनको ये था कि अगर वो लैंड की क्वालिटी को बेटर करेंगे, ठीक है, कल्टीवेशन को बेटर करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस वजह से भी वो इस फील्ड में कोई चेंजेस लाने की उन्होंने एफर्ट्स नहीं किए। नेक्स्ट क्या हुआ, द इनकम ऑफ गवर्नमेंट रिमेन्ड अनसर्टेन एंड द कंपनी वाज लूजिंग रेवेन्यू। तो ये जो सिस्टम था उसकी वजह से क्या था, कंपनी को पता नहीं था कि कितना पैसा उनके पास आने वाला है। क्योंकि उनको ये नहीं पता था कितना पैसा आने वाला है, तो वो उस हिसाब से अपना बजट नहीं बना पाते थे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसकी वजह से कंपनी को काफ़ी लॉस हो रहा था। तो ये कुछ बैकग्राउंड था, रेवेन्यू सिस्टम पहले कैसा था, उस पर क्या डिफेक्ट्स थे। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक डिस्कशन होता है किसके बीच में, सर जॉन शोर जो थे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दूसरे थे मिस्टर जेम्स ग्रांट जो थे रिकॉर्ड कीपर, और तीसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर जनरल। तो इन तीनों के बीच में बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन चलती है कि क्या सोल्यूशन होगा इसके फील्ड में। तो अल्टीमेटली जो है सर जॉन शोर जो हैं उनको अपॉइंट किया जाता है कि वो इंक्वायर करे, सर्वे करे और फिर सजेशंस दे कि क्या बेस्ट सुझाव होगा। तो उनके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं डेसिनियल सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें जो ज़मींदार्स को 10 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए एट अ फिक्स्ड रेंट, कि मतलब 10 साल में फिर उनका जो रेंट है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, उतना ही रेंट उनको रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ जो है सजेस्ट करी गई। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या था, दैट इज चीफ फीचर्स ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स। जो हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके मेन फीचर्स क्या थे हम वो देख लेते हैं। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इन फेवर ऑफ फिक्सिंग द असेसमेंट वंस फॉर ऑल। क्योंकि देखिए बार बार असेस करना तो उसमें क्या है, एक तो ऑफिशियल्स बहुत लगते हैं, टाइम बहुत बर्बाद होता है, तो इस वजह से ये चाहते थे बस ऐसा कोई सिस्टम आए जहाँ पे एक बार रेवेन्यू फिक्स कर दिया और बस ख़त्म, ठीक है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सपोर्ट किया एंड कॉर्नवालिस डिक्लेयर्ड द 10-year सेटलमेंट परमानेंट इन 1793 मेकिंग द जमींदार्स द परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड, ठीक है, एंड फिक्सिंग द रेवेन्यू इन परपेचुइटी। तो 1793 में ये परमानेंट सेटलमेंट जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो है अब जो जमींदार है वो कौन हो गए, वो बन गए परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। और इसी सिस्टम को खैर हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन कन्फरिंग परमानेंट सेटलमेंट अपॉन बंगाल वाज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स हु वुड एक्सर्ट देमसेल्फ टू मेक इम्प्रूवमेंट इन देयर लैंड्स। अब देखिए ये चीज़ वो क्यों माने इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसी क्लास आए जो कि लैंड की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, जिससे कि सबका फायदा हो। और जो है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द रियॉट्स। रियॉत कौन है, जो टेनेंट्स हैं, जो पेजेंट है उसी को रियॉत बोलते हैं। तो उनसे क्या होगा, रियॉत भी प्रोटेक्ट होंगे एंड ब्रिंग प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री, नॉट इंडिया, ऑब्वियसली अपनी प्रॉस्पेरिटी की, वो ब्रिटेन की प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, तो वो सिस्टम जो है वो लेकर आए। एंड ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और दिस परमानेंट सेटलमेंट ब्रॉट इमेंस रिलीफ टू ऑल। इससे मतलब काफ़ी रिलीफ मिला किसको, सरकार को तो मिला ही क्योंकि उनका पैसा फिक्स हो गया, ठीक है, और ज़मींदार को भी फ़ायदा हुआ क्योंकि उसको भी अब बार बार जो है इनके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और उसको भी पता है 10 साल के लिए वो ओनर है लैंड का। और इसके अलावा जो ऐसा बोलते हैं जो पेजेंट है उसको भी, जो आम लोग हैं उनको भी इसका बहुत फ़ायदा हुआ।
और जिसकी वजह से ऐसा मानते हैं कि बंगाल बिकेम मोस्ट प्रॉस्परस प्रोविंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब पहला हम देख लेते हैं क्या क्या फीचर थे। तो द सेटलमेंट वाज मेड विद जमींदार्स हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये किसके बीच में हुआ? ये हुआ जो गवर्नमेंट है और जमींदार, जो कि जिसको बनाया गया है ओनर ऑफ द सॉइल, ठीक है, उसके बीच में हुआ। सो दे वर नाउ कन्वर्टेड इनटू ओनर्स ऑफ द लैंड फ्रॉम विच दे हैड फॉर्मरली कलेक्टेड लैंड रेवेन्यू। तो अब से क्या हुआ, जो जमींदार थे वो बन गए ओनर, और वो किस लैंड के ओनर बन गए? जिससे वो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट उनको मिल गया। एंड दे कुड एंजॉय द रेंट्स टू द फुल आफ्टर पेइंग अ फिक्स्ड अमाउंट टू द गवर्नमेंट। अब ये जो रेवेन्यू था वो एक बार फिक्स कर दिया जाता था, ठीक है, और उसमें अगर जमींदार जितना भी अमाउंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उसमें से कुछ जो फिक्स अमाउंट है वो गवर्नमेंट को दे दे, तो बाकी सारा अमाउंट जो है वो उसकी पॉकेट में जाएगा। एंड दे हैड अ राइट टू सेल इट और मॉर्टगेज। अब क्योंकि वो ओनर है लैंड के, तो उनके पास ये राइट था कि वो उसको बेचें या रेंट पे मॉर्टगेज करें, वो अब उनकी चॉइस थी। ठीक है, सो एक तो ये था। दूसरा फीचर क्या था? द जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड इट वाज नॉट टू बी इंक्रीज लेटर ऑन। कि अब एक बार जो शुरुआत में सेट कर दिया जो लैंड रेवेन्यू, वही उनको 10 सालों तक पे करना है, और बाद मतलब क्या है कि वो एक बार फिक्स हो गया, अब उसमें वो बढ़ेगा नहीं 10 सालों तक। सो ये चीज़ हुई। एंड इफ दे फेल टू पे द अमाउंट रेगुलरली द गवर्नमेंट हैड द पावर टू सेल देयर लैंड्स बाय पब्लिक ऑक्शन। बट अब यहाँ पे एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो सिर्फ ओनर है 10 सालों के लिए। अगर उस बीच वो कभी भी रेवेन्यू अपना नहीं पे कर पाते हैं, जो भी गवर्नमेंट ने उनको फिक्स रेवेन्यू बोला है देने को, अगर वो उसको नहीं देंगे तो क्या होगा? उनसे जो है लैंड छीन ली जाएगी और उसको वापस से जो है जो कंपनी है वो उसको ऑक्शन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या था इसमें? द जमींदार्स वर रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑफ पेइंग फाइन्स ऑन सक्सेशन और ऑब्टेनिंग परमिशन बिफोर इफेक्टिंग अ सेल और फॉर मेंटेनिंग स्टैब्लिशमेंट एंड पुलिस टू कीप ऑर्डर्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। तो देखिए, पहले क्या होता था, जब हर साल ज़मीनें जो ऑक्शन हो रहा है, ओनरशिप चेंज हो रही है, तो अब उससे जो है ज़मींदार को राहत मिल गई, क्योंकि जो फ़ाइन देना है, पुलिस के चक्कर काटना है, बहुत सारी परमिशन लेना है, सक्सेशन, ये सारी चीज़ों से उनको वंस फॉर ऑल छुट्टी मिल गई। मतलब एक बार जब उनको लैंड अलॉट कर दी तो उनको कोई भी फॉर्मेलिटीज़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो बस जब 10 साल तक अगर चुपचाप से आराम से रेवेन्यू पे करते रहे तो उनका वो मालिक है, वो जो मर्जी चाहे कर ले। तो ये जो फालतू की फॉर्मेलिटीज़ थी उनसे उनको छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट क्या था? इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द जमींदार्स वुड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ देयर टेनेंट्स एंड प्रमोट जनरल प्रोस्पेरिटी। ये करने के पीछे एक ये भी कारण था कि वो चाहते थे कि जमींदार जो है वो मेक श्योर करे कि जो लैंड की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो, और इसके साथ साथ जो टेनेंट है उनको भी क्वालिटी उनकी भी कंडीशन जो है वो बेहतर हो, जिससे कि जनरल प्रॉस्पेरिटी कंट्री में आए। एंड देयर ड्यूज फिक्स्ड फॉर एवर and they would not be afraid that the fruits of their labor and expenditure on the land would be taken away from them। ठीक है, हमने कर ही लिया बात कि एक बार जो रेवेन्यू सेट कर दिया उतना ही उनको देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, एज लॉन्ग एज द जमींदार्स पेड द रेवेन्यू द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल डीलिंग्स विद टेनेंट्स। तो जब तक कि सरकार को उसका रेवेन्यू मिल रहा है तब तक वो कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है टेनेंट के साथ उनको कोई मतलब नहीं है, वो उनके बीच का रिलेशन है ज़मींदार के और टेनेंट का। तो कंपनी को जब तक पैसा मिल रहा है वो कुछ नहीं बोलेगी, चाहे किसी की भी हालत कैसी हो। क्योंकि देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी है जो जिसका मेन फोकस क्या है, बिजनेस कंपनी है, तो उनका मेन है प्रॉफिट। उनको जब भी प्रॉफिट आ रहा है तो उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जब तक उनको पैसा मिलता रहेगा वो चुप रहेंगे। ठीक है, जहाँ उनको पैसा मिलना बंद हुआ वहाँ पे फिर उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। ठीक है, सो अब हम बात कर लेते हैं मैरिट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। क्या मैरिट्स थे? सो वन बाय वन देखते हैं। पहला है एश्योर्ड और फिक्स्ड इनकम ऑफ द कंपनी। तो एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे कंपनी को ये हुआ परमानेंट सेटलमेंट से कि जो भी पैसा आना था, कितना आना है, वो अब फिक्स हो गया, और जिसकी वजह से अब वो एनुअल बजट को बना सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश। तो इससे क्या हुआ, क्योंकि अमाउंट जो था वो मतलब एक बार सेट कर दिया तो 10 सालों तक उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो जिससे जमींदार बिगेन टू इम्प्रूव देयर लैंड एंड एग्रीकल्चर फ्लरिश। तो कोशिश करी जमींदारों ने कि जो लैंड है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, कल्टिवेशन बढ़े, जो जिससे ऑल इन ऑल आप देखेंगे एग्रीकल्चर भी फ्लरिश करता है। और आप देखेंगे बहुत सारी जो बैरन लैंड है उसको भी कल्टीवेशन में लाया गया, एंड जिसकी वजह से द रिसोर्सेज ऑफ लैंड डेवलप्ड एंड फैमिन्स बिकेम
लेस फ्रीक्वेंट, कि बहुत जो फेमिन आ जाते थे, ठीक है, वो अब कहीं ना कहीं कम हो गए क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि जैसा हमने बोला कि पहले जो था जो सिस्टम, उसमें बार बार बहुत सारे स्टेप्स होते थे, ठीक है, फॉर्म रेगुलेशंस होती थी, रूल्स होते थे, फॉर्मेलिटीज होती थी, अब वो सब खत्म हो गया। द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड ऑफ बंगाल डिड अवे विद इनॉर्मस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रिलेटेड टू पीरियोडिकल सेटलमेंट, तो उन सब चीज़ों से तो कहीं ना कहीं काम आसान हो गया। नेक्स्ट आता है इट फैसिलिटेटेड द ऑप्टिमम यूज ऑफ कंपनी सर्वेंट, ठीक है। अब क्योंकि जैसा हमने बोला कि सिंप्लीफिकेशन, अगर काम आसान हुआ तो पहले क्या होता था, कंपनी सर्वेंट को अलग अलग काम दिए जाते थे, तो अब कहीं ना कहीं वो अलग अलग काम, क्योंकि बार बार चेंजेस हो रहे हैं, बार बार फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, तो अब वो कंपनी के सर्वेंट जो है उनको भी ये फालतू के कामों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिला और उनको किसी और कामों में जो है लगाया गया। नेक्स्ट आता है जमींदार्स बिकेम सिक्योर एंड वेल्दी, क्योंकि अब जमींदार को 10 साल तक कोई टेंशन नहीं है, कि उनको ये टेंशन नहीं है कि कब उनके हाथ से ज़मीन छीन जाएगी या फिर जो है इंक्रीज हो जाएगा रेवेन्यू। तो जब वो टेंशन फ्री हुए, अब तो उनके पास अब पैसा भी आया, तो दे बिकेम वेल्दियर। और आप देखेंगे कहीं ना कहीं दे बिकेम लॉयल टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है इसकी वजह से ज़मींदार्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो जिसकी वजह से वो लॉयलिस्ट भी हो गए किसके, गवर्नमेंट के। नेक्स्ट हम देखेंगे अब बंगाल अ ग्रेट इम्पेटस टू ट्रेड इंडस्ट्री एंड कमर्स, तो जब एग्रीकल्चर फ्लरिश हुआ बिकॉज ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फिर ट्रेड इंडस्ट्री एंड कमर्स में भी आप प्रोस्पेरिटी देखेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल इकोनॉमी प्रोग्रेस्ड। नेक्स्ट आता है बंगाल बिकेम मोस्ट प्रोडक्टिव एंड फ्लरिशिंग प्रोविंस ऑफ इंडिया। सो बिकॉज आप देखेंगे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसी एरिया में सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, तो इस एरिया में जो है इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकला, तो जिसकी वजह से आप देखेंगे ये एरिया जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुई और जिसकी वजह से ये प्रोविंस जो है फ्लरिश होता है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ एडिशनल रेवेन्यू। इसमें क्या है, ऑल्दो द गवर्नमेंट कुड नॉट एनहांस द लैंड रेवेन्यू येट इनडायरेक्टली द स्कीम प्रूव्ड बेनिफिशियल विद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, गवर्नमेंट कुड टैक्स देम इन सेवरल वेज। वैसे तो देखिए सरकार को पता है कि एक बार जो रेवेन्यू फिक्स कर दिया तो उसको बार बार बढ़ा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जब इकोनॉमिकली लोग प्रॉस्परस हुए तो इनडायरेक्टली मतलब और किसी चीज़ों पर टैक्सेस लगा के वो चीज़ उन्होंने वसूल कर ली, ठीक है, तो एडिशनल रेवेन्यू उनको कहीं और से मिलने लग गया। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कुड असर्टेन इट्स इनकम बिफोर हैंड। देखिए पहले क्या था, उनको पता नहीं थी कि कितनी इनकम उनके पास आएगी। अब क्या हुआ, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट की वजह से उनके पास अब फिक्स्ड अमाउंट आने लग गया, तो जिसकी वजह से वो बजट बनाते थे, तो ये इस चीज़ में उनको काफ़ी हेल्प मिली, मतलब उनकी जो अब इनकम थी वो फिक्स्ड हो गई और स्टेबल हो गई। नेक्स्ट आता है इट क्रिएटेड अ क्लास ऑफ लॉयल जमींदार्स। जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था कि कहीं ना कहीं परमानेंट सेटलमेंट की वजह से एक ऐसी क्लास आती है जो ज़मींदार्स हैं, जो कि बहुत भरोसेमंद थे अंग्रेज़ों के। और आप देखेंगे 1857 का जब विद्रोह भी होता है, 1857 का रिवोल्ट, उसमें ये ज़मींदार ही थे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को। तो क्योंकि इनको फ़ायदा हुआ ऐसी सेटलमेंट्स की वजह से, इसी वजह से इन्होंने आगे चलकर ब्रिटिशर्स को भी बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरिट। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, डिसएडवांटेजेस क्या थे परमानेंट सेटलमेंट के, वन बाय वन। पहले है इमीडिएट इफेक्ट ऑन जमींदार्स वाज डिजास्टर। तो शुरुआत में एकदम से बिगिनिंग में जमींदार्स के ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आई। द स्टेट्स डिमांड वाज पिच्ड वेरी हाई, क्योंकि शुरुआत में जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था और वो डिमांड्स को पूरा करना इनिशियली, क्योंकि कंडीशन वैसे ही ख़राब है, वो जमींदार्स के लिए बहुत मुश्किल था। तो शुरुआत में आप देखेंगे the zamindars, they were required to deposit the revenue in the government treasury by the sunset of the last day for the purpose। मतलब डेट डिसाइड कर दी जाती थी और उसमें शाम से पहले जो है जमींदार को वो जो सनसेट से पहले लैंड रेवेन्यू जो है डिपॉजिट कराना पड़ता था, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उससे जो है ज़मीनें छीन ली जाती थी, ठीक है, और उसके बाद उसको ऑक्शन कर दिया जाता था। तो इनिशियली आप देखेंगे जो ज़मींदार थे उनके ऊपर इसका जो इफेक्ट पड़ा वो बहुत ही डिजास्ट्रस था। नेक्स्ट हम देखेंगे द इंटरेस्ट ऑफ द रॉयट्स वर नेग्लेक्टेड। देखिए जमींदार्स को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पेजेंट की कंडीशन कैसी है, उनको मतलब था अपने फायदे से। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी डिसाइड किया गया था रेवेन्यू, उससे ज़्यादा वो लोग जो है रॉयट से कलेक्ट करते थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं किया कि जो
लैंड की कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, या जो पेजेंट की कंडीशन है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको सिर्फ मतलब था अपने पैसे से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वजह, और ऊपर से क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो भी जमींदार और रॉयट्स के बीच में कुछ नहीं बोल रही है, जब तक उनको पैसा मिल रहा है वो कुछ नहीं बोल रही है। तो इस वजह से आप देखोगे जो पेजेंट है उसको जमींदार तो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी एक्सप्लॉइट कर रही है। तो सबसे एक्सप्लॉइटेड सेक्शन था वो था जमींदार रॉयट्स का, सॉरी, ठीक है। तो रॉयट्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अब देखिए, क्योंकि रेवेन्यू जो है 10 ईयर्स के लिए फिक्स कर दिया गया और ऐसा था कि वो आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसका थोड़ा बहुत नुकसान तो खैर हुआ ही, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्रिएशन ऑफ एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स। देखिए कि ये नया सिस्टम आता है, क्योंकि जमींदार जो थे, so the hope that the zamindars would improve and develop their states was not fully realized। तो ऐसा जैसा कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ऐसा माना गया था इस सिस्टम के तहत कि जो जमींदार्स हैं वो जो है इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, लैंड की क्वालिटी को, पेजेंट की कंडीशन को। ऐसा एक्चुअली में नहीं हुआ। जो जमींदार थे दे फ्रीड देमसेल्फ फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रॉयत, और उन्होंने यहाँ पे एक नया सिस्टम शुरू हो गया एब्सेंटली लैंडलॉर्ड्स का। अब ये जो लैंडलॉर्ड्स थे ये मज़े से आराम से कलकत्ता में रहते थे और या फिर डिस्ट्रिक्ट टाउन्स पे रहते थे, और ठीक है, और अपने बदले लोगों को मिडिल मैन को असाइन कर देते थे, जो कि जो है पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करता था टेनेंट से, वो फिर जमींदार को जाता था, जमींदार फिर आगे देता था किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब वो जो रियायत है उसको जमींदार, मिडिलमैन और गवर्नमेंट तीनों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का सिस्टम शुरू हुआ, और ये जो जमींदार शहरों में रहते थे या डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में रहते थे, ये बड़ी ही अच्छी लग्जूरियस लाइफ जो है इंजॉय करते थे, और लोगों जो रियायत से इनको सिर्फ मर्सी पे छोड़ दिया गया मिडिलमैन की, जो उनको अलग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इसका पेजेंट्स के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इसी वजह से आगे चलकर आप देखोगे और रेवेन्यू रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें कोशिश की गई कि पेजेंट एंड की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हैवी टैक्सेस ऑन नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेस। अब क्योंकि रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया था 10 सालों के लिए, तो इसकी वजह से इसका बर्डन जो है वो किस पे आया, नॉन एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेस के ऊपर, ठीक है। सो अब उनको गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए था और भी जगहों से कलेक्ट करना, तो उन्होंने क्या किया, गुड्स के ऊपर जो नॉन एग्रीकल्चरल क्लासेस है उनके ऊपर जो है हैवी टैक्स, वहाँ पे टैक्सेस और हैवी टैक्सेस जो है वो इम्पोज कर दिए। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ड्रॉबैक। पॉलिटिकल कैसे, द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर पैट्रोनेज टू द रिच लैंडलॉर्ड एंड टू अदर्स हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जिनसे उनको फायदा था, ठीक है, उनको तो वो पूरा पैट्रोनेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनकी जो लॉयल्टी है वो भी उनकी तरफ है। However, the British administration gained the loyalty of a few at the cost of alienation of the masses, ठीक है। वो सिर्फ कुछ ही लोगों के, कुछ ही तबकों को, जो अपर क्लास है उसी को सपोर्ट करें, जहां तक जो मेजॉरिटी मासेस हैं उनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो बिसाइड द सिस्टम डिवाइडेड रूरल सोसाइटी इनटू 2 हॉस्टाइल क्लासेस। तो इस तरीके से आप देखोगे पूरी सोसाइटी को 2 मेन क्लास में डिवाइड कर दे, एक तरफ है जमींदार और दूसरी तरफ है टेनेंट, ठीक है। सो ये एक पॉलिटिकल ड्रॉबैक था। सो ये था रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसमें हमने आज डिस्कस किया पुलिस आर्मी रिफॉर्म्स, इसके अलावा कमर्शियल रिफॉर्म्स एंड द फेमस परमानेंट सेटलमेंट जो कि रेवेन्यू रिफॉर्म था। सो ओवरऑल अगर हम एसेस करें, देखें, तो देखिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, जुडिशियल, रेवेन्यू रिफॉर्म्स, एंड एज सच ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कैरिंग आउट वॉर्स विद द रूलर्स ऑफ इंडिया। तो वो कोशिश ये करते थे कि रिफॉर्म्स को लेकर आए और वो कहीं ना कहीं वॉर्स को जो है अवॉइड ही करते थे। एंड ठीक है, ही कैरिड आउट द परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट एंड मेड द सिविल सर्विस ऑफ इंडिया व्हाट इट इज़ टुडे। तो एक ये परमानेंट सेटलमेंट खैर शुरुआत में काफ़ी फ्रूटफुल रहा सबके लिए, और सिविल सर्विसेज की फील्ड में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है। एंड हिज रिफॉर्म्स इनकलकेटेड द स्पिरिट ऑफ इंस्पिरेशन इन द पीपल फॉर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो एक अलग सा जो एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी और सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने एक और कोशिश करी कि पूरे सिस्टम को जो है वो यूरोपनाइज कर दें, ठीक है। और एज गवर्नर जनरल द ब्रिटिश, और ये जो चीज़ है आप देखेंगे जो यूरोपनाइजेशन है, जो कि कहीं ना कहीं आप देखोगे वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे भी शुरू हो गई थी, बट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और लास्ट तक ये चीज़ चलती रही। और उनके जो
judicial reforms थे, they were molded after the English law and code of the time which itself was imperfect. तो काफ़ी कमियां भी थी इनके रिफॉर्म्स में, बट कोशिश यही करी गई कि हर एक चीज़ को यूरोपनाइज करने की और बाकी ये है कि इनके दिमाग में यही था कि अपना फ़ायदा चाहिए कैसे भी करके। अगर ये पुलिस सिस्टम ला रहे हैं तो उसके पीछे भी अपना फ़ायदा है, अगर ये कमर्शियल रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो भी चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे इनका ही फ़ायदा है। सो ये क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, बिजनेस करना जानती है, तो उनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, बाकी किसी और चीज़ों से नहीं। तो पहले इन्होंने शुरुआत करी थी क्या करके, पहले अपना ट्रेड लेकर आए, फिर एडमिनिस्ट्रेशन लाए, फिर आप देखोगे पॉलिटिकल कंट्रोल, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक नहीं, फिर उसके बाद नहीं, पहले लेकर आए क्या ट्रेडिंग कंपनी बनकर, फिर इन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए। अब आप देखोगे साथ साथ इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चल रहे हैं, और इसके साथ साथ अब वॉर्स करेंगे और एरियाज को एक्सटेंड करेंगे और रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। सिर्फ किसके लिए? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक ये हमारे देश पे रूल कर सके, और जितना ज़्यादा वेल्थ है यहाँ से ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपने दादा भाई नौरोजी की थ्योरी है, ठीक है, आप पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। उससे क्या यही कह रहे हैं कि सारा पैसा जो है वो इंडिया में ना रहकर वो अपने देश में ले गए। तो हर तरीके से उन्होंने सिर्फ हमें मतलब सारी चीज़ें हमसे जो है निचोड़ने की कोशिश करी। चलिए, यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई कि मैं उसके आंसर्स आपको दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.